नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग यहाँ पर 2 कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आज हम जीव विज्ञान के कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, प्रश्न को आगे देखने से पहले, आइए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है आरआरबी ग्रुप डी की वो अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और यह जो एग्ज़ाम है आपका 21 अगस्त तक चलेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग अपनी पढ़ाई को और मजबूत करिए और रेगुलर हो जाइए। आप लोग, अगर आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है तो आप लोग, आपके पास अभी एक महीने आप लोग जम के तैयारी करिए। आपका CBT 1 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आप लोग के सामने डेट मेंशन कर दी गई है। 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और आपके 21 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा मैं आपको बता दूं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी यह जो क्लास है जीव विज्ञान की, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पिछली वाली जो हमारी क्लास थी, पिछली क्लास में मैंने जो है 34 प्रश्नों को कवर करवा दिया था। यानी कि जीव विज्ञान का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने 34 प्रश्नों को कवर कर दिया था। और 34 प्रश्न के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। 35वां प्रश्न आपके सामने है। व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त को दोहराता है, यह किसकी संक्षिप्त परिभाषा है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त को दोहराता है, यह किसकी संक्षिप्त परिभाषा है। तो यह जो है जाति आवृत्ति का नियम है। तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति आवृत्ति के नियम की यह संक्षिप्त परिभाषा है कि व्यक्ति वृत्त जो है जाति वृत्त को दोहराता है। जाति आवृत्ति नियम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ। इसको जो है बायोजेनेटिक लॉ कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है बायोजेनेटिक लॉ की, जाति आवृत्ति नियम की, कि जो व्यक्ति वृत्त होता है यह जाति वृत्त को दोहराता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किस रूसी वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम था ओपेरिन, इन्हीं के द्वारा जो है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है यह दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। लैमार्क के विकास सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? लैमार्क का जो विकास सिद्धांत था इसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला? लैमार्क के विकास सिद्धांत को हम जानते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो यह जो है लैमार्क का विकास सिद्धांत है, इसी को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से भी जानते हैं। डिटेल आपके सामने मेंशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। लैमार्क के विकास सिद्धांत को मुख्य रूप से उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जो है अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवों में उनके जीवन काल के दौरान पर्यावरण के प्रभाव से जो शारीरिक लक्षण या गुण विकसित होते हैं वे उनकी संतानों में वंशागत हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत बताता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। 1859 यानी कि 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यह पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक के राइटर हो जाएंगे डार्विन। डार्विन के द्वारा यह प्रकाशित पुस्तक थी 1859 में, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने है दिया गया, और निम्नलिखित में से किसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होती हैं, पसलियों का जोड़ा पूछा गया है। तो जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। टोटल की अगर हम बात करें तो 12 जोड़ी मतलब आपका कितना हो जाएगा, 12 × 2 बराबर आपका 24, यानी कि कुल आपकी 24 पसलियाँ होती हैं, रेप्स होती हैं। अगला प्रश्न है, और हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो हीमोफीलिया बीमारी है, यह एक प्रकार की वंशानुगत बीमारी यानी कि अनुवांशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक बीमारी है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, तो यह जो है एक प्रकार की आपकी जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है उसके शरीर में खून का थक्का सही से नहीं जम पाता है, जिस कारण से चोट लगने पर, कटने पर, सर्जरी के बाद जो है खून बहना बंद नहीं होता, यानी कि खून जो है बहुत देर तक बहता रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, खून का जो थक्का होता है आसानी से जम नहीं पाता है जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होता है। यह जो रोग है हीमोफीलिया, यह एक जेनेटिक डिजीज है तथा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को। तो डेट भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ डेट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है, आपका जो परीक्षा है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ आपको बतानी है। और दूसरा प्रश्न बताना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। इन दोनों प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव इसमें से कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है आप साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं या इसको आप नील हरित शैवाल, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो यह जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरा रचना किसके द्वारा की गई थी। सिस्टमा नेचुरा की रचना किसने की है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लिनियस। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल लिनियस के द्वारा जो है सिस्टमा नेचुरा नामक पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल लिनियस, ऑप्शन ए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो कार्ल लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पिता किसको हम बोलते हैं, तो वर्गीकी का जो पिता है ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 43वां प्रश्न आपके सामने है, और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत उसके मुंह से, उसके मुख गुहा से होती है, और जाकर मुख गुहा से ये पाचन जो है कहाँ पर संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, यहीं पर जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
ऊँट का जो कुबड़ होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो निकला हुआ भाग ये ऊँट का कुबड़ होता है। तो यह किसका बना होता है? तो ऊँट का जो कुबड़ होता है यह वसी होता है, यानी कि फैट का बना होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत मतलब कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो 20 दांत हैं ये मनुष्य के शरीर में दूसरी बार विकसित होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी बार? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो दांत होते हैं बचपन में निकलते हैं, फिर टूट जाते हैं, उनकी जगह जो है परमानेंट टीथ जो है निकलते हैं, और तथा इन्हीं दांतों को जो है हम दूध का दांत भी बोलते हैं। तो ये जो 20 दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, इनको जो है हम दूध का दांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा गोल्जी काय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गोल्जी काय को जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। डिटेल आपके सामने है कि जो गोल्जी काय होता है इसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यह कोशिका के भीतर बनने वाले प्रोटीनों और अन्य पदार्थों को छांट कर उनकी पैकेजिंग करता है और उन्हें जो है कोशिका के विभिन्न भागों या कोशिका के बाहर सही गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी आपको मिलेगी जबड़े में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जबड़े की मांसपेशियाँ होती हैं ये मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कही जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार 2 वैज्ञानिकों ने किया था, जिनका नाम था लैमार्क और ट्रेविनेरेनस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था। 49वां प्रश्न आपके सामने है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर एक आपका अलग से लगाया जाने वाला एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जो दिल की धड़कन, जो आपकी दिल की धड़कन होती है उसको जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पेसमेकर जो है दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर के अंदर SA नोड्स होते हैं, जब एक काम करना बंद कर देते हैं तो इन्हीं के स्थान पर जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है पेस मेकर लगाया जाता है, तथा जो काम SA नोड्स करते हैं वही काम जो है आपका पेस मेकर करता है। यानी कि दोनों का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। यानी कि यह आपका SA नोड्स तो आपका प्राकृतिक रूप से आपके हृदय में पाया जाता है, जो आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन जब ये काम करना बंद कर देता है, जब इसमें खराबी आ जाती है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो है पेस मेकर लगाया जाता है, जो पेस मेकर आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, डिटेल भी आपके सामने है। पेस मेकर हृदय के प्राकृतिक पेस मेकर जिसे साइनोएट्रियल नोड्स यानी कि SA नोड्स के नाम से भी जानते हैं के स्थान पर कार्य करता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में जो प्राकृतिक पेस मेकर होता है वो कौन सा होता है? SA नोड होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। इसी के स्थान पर जो है पेसमेकर कार्य करता है। जब यह प्राकृतिक केंद्र खराब हो जाता है, यानी कि जब यह SA नोड जो है खराब हो जाता है और दिल की धड़कन धीमी या अनियंत्रित हो जाती है, तब कृत्रिम पेसमेकर यानी कि आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है हृदय को विद्युत संकेत भेजकर उसे जो है सही गति से धड़कने में मदद करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन जो है ये बदल जाता है अमीनो एसिड में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया के दौरान जो है जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि प्रोटीन का जो पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 51वां प्रश्न आपके सामने है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो
तो लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है, तो आपको याद रखना है लार जो होता है यह स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर स्टार्च कह लीजिए या कार्बोहाइड्रेट कर लीजिए, आपका ए और डी दोनों सही हो जाएगा। तो इसी के पाचन में जो है सहायता करता है लार, यानी कि आपका ए और डी दोनों सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। तथा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये आपका मिलता है कहाँ पर, लार में मिलता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीटों में लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, तो उनमें जो है लार्वा से वयस्क यानी कि एडल्ट में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो आपको याद रखना है लार्वा से, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको जो है कायांतरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको जो है मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो लार्वा से वयस्क में परिवर्तन होता है कीटों का। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपके स्क्रीन पर है। सबसे छोटी जीवित कोशिका इसमें से कौन सी है। सबसे छोटी जीवित कोशिका आपकी होती है माइकोप्लाज्मा की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा यानी कि ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या पूछी गई है। तो आप याद रखिएगा, टोटल आपके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े मतलब आपके टोटल की बात करें तो कुल इनका हो जाएगा जोड़ा तो 23 हो जाएगा, लेकिन 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आप याद रखिएगा 22 जोड़े गुणसूत्र जो आपके होते हैं ये समान होते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुषों में जो है स्त्री व पुरुषों में जो है 22 जोड़े गुणसूत्र जो है समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है ये स्त्रियों में यानी कि वीमेन में और मेल में ये असमान यानी कि अलग अलग होते हैं। तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो स्त्री होते हैं इनमें XX होता है और मेल में ये XY होता है। और 23वां जोड़ा गुणसूत्र को ही हम क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र, यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, तो 23वें जोड़े गुणसूत्र के कारण ही जो है लिंग का निर्धारण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो हमारी जो किडनी होती है, हमारा जो गुर्दा होता है, इसका कार्य क्या होता है, रक्त को प्यूरिफाई करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है, मनुष्य के शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पित्त का उत्पादन जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर के द्वारा जो है पित्त रस का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किनके बीच संयोजी कड़ी है, तो यह जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं ये सरीसृप और पक्षी यानी कि रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की संयोजी कड़ी माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरीसृप मतलब आपका क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स व पक्षी यानी कि बर्ड के बीच की कड़ी माने जाते हैं आपके आर्कियोप्टेरिक्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो आर्कियोप्टेरिक्स ये आप ये जीवाश्म पक्षी के अंतर्गत आते हैं, ये जो है जीवाश्म पक्षी होते हैं, क्या होते हैं, तो ये जो है जीवाश्म पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है, तो जो आपके उभयचर होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस होते हैं और जो अधिकतर सरीसृप होते हैं, उनमें आपको 3 जो है और प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आपका 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय आपको दिए गए ऑप्शन में मेढक में होगा, क्योंकि मेढक जो है एक प्रकार का एम्फीबियन यानी कि उभयचर होता है। मेढक क्या होता है, तो उभयचर प्राणी होता है और इसमें जो है आपको 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छिपकली में भी जो है आपका 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और कत्था किससे प्राप्त होता है, तो एकेसिया पौधे की लकड़ी से। किससे, तो एकेसिया पौधे की लकड़ी से जो है
कत्था प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? इसमें से अकशेरुकी प्राणी कौन से, उनकी आपको पहचान करनी है। तो आइए फटाक से देख लेते हैं कि इसमें से जो है कौन सा अकशेरुकी प्राणी यानी कि इनवर्टिब्रेट। अकशेरुकी का आप क्या लिख सकते हैं? VERTEBRATE, VERTEBRATE। तो ये आपके हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। इनमें होता क्या है कि इनमें जो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शन में से रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं पाई जाती है? तो केचुए और जोंक में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। केचुआ और जोंक आपके अकशेरुकी प्राणी यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनमें जो है आपको अधिकतर जो है इनमें आपको रीढ़ की हड्डी देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग हार्मोन की पहचान आपको करनी है, तो एस्ट्रोजन। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन की कैटेगरी में आता है। और किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से होती है, लेकिन विटामिन से जो है हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विटामिन से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आहार नली यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नली का सबसे लंबा भाग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत जो आपकी होती है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, छोटी आंत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार बताया हुआ है कि लीवर जो होता है, जो यकृत होता है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो मछली के लीवर का जो ऑयल होता है, मछली के यकृत का जो तेल होता है, ये जो है विटामिन ए और विटामिन डी का जो है प्रचुर स्रोत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन विटामिन डी दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। 67वां प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में बीसीजी टीके की और बीसीजी का जो टीका होता है यह किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो बच्चों में बीसीजी का जो टीका होता है टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी रोग, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा बीसीजी का जो टीका है, इसका आविष्कार 2 वैज्ञानिकों ने किया था। एक थे अल्बर्ट कैलमेट, इनका नाम याद रखिएगा, अल्बर्ट कैलमेट हो जाएंगे एक वैज्ञानिक, और एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था कैमिल गुवेरिन। इन 2 वैज्ञानिकों के द्वारा जो है बीसीजी के टीके का आविष्कार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर जो है इस टीके का नाम भी पड़ा था, जिसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैक्सिलस कैलमेट गुवेरिन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार बीसीजी का पूरा नाम भी पूछा गया है। और निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा होगी? तो सबसे अधिक ऊर्जा आपको फैट यानी कि वसा में मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैट्स, यानी कि वसा में जो है आपको अधिकतम कैलोरी देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वसा में जो है सबसे अधिक कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, दिया गया आपके सामने कि मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? तो 4 प्रकार के दांत में आपको याद रखना है। एक आपका इंसीसर हो जाएगा, इंसीसर मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कृंतक हो जाएगा, कृंतक एक दांत होता है। इसके बाद प्रीमोलर आपका हो जाएगा, प्रीमोलर मतलब आपका प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक ये आपका हो जाएगा। और आपका मोलर मतलब चवर्णक हो जाएगा, मोलर मतलब आपका चवर्णक हो जाएगा। और एक आपका कैनाइन यानी कि रत्नक हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। एक कृंतक,
एक अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलस, और एक आपका मोलस यानी कि चवर्णक, और एक आपका कैनाइन यानी कि रदनक। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हमारे मुख गुहा से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख गुहा से जो है भोजन का प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख गुहा से। अगला प्रश्न है, और जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं? जो जठर ग्लैंड्स होती हैं, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये आपको देखने को कहाँ पर मिलेंगी? तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी अमाशय में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशय में यानी कि पैनक्रियाज में आपको जो है देखने को मिल जाएंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रकृति में कैसी होती हैं? तो इनका नेचर होता है अम्लीय, यानी कि एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी? तो अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक प्रकृति की होती है ये आपकी जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं। तो फैक्ट आप यहाँ देखिएगा, इनका जो पीएच मान होता है ये 1.5 से लेके जो है 3.5 के बीच होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है? तो जो डेंगू का बुखार होता है ये एक मच्छर के काटने से फैलता है, जिसको हम बोलते हैं मादा एजिड इजिप्टी मच्छर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से जो है डेंगू फैलता है, और इसी के कारण जो है डेंगू वायरस निकलता है, और उसी डेंगू वायरस के कारण ही जो है बुखार होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अगर वायरस मतलब किससे फैलता है पूछ ले, तो मतलब किसके काटने से फैलता है? तो मादा एजिड इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। और डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? वायरस या बैक्टीरिया? तो वायरस होता है इसका कारण। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है 73वां प्रश्न, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है? तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत होता है राइबोसोम। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको कहा जाता है? तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी आपका राइबोसोम ही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइबोसोम। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने 75वां प्रश्न, आहार नली के संकुचन और विस्तारण संचलन को क्या कहा जाता है? आहार नली के संकुचन और विस्तारण नहीं होगा, विस्तरण होगा, यानी कि इसका मतलब एक्सपेंशन, जो कॉन्स्ट्रक्शन। संकुचन को क्या बोल देंगे इंग्लिश में आप लोग? संकुचन को आप बोल देंगे कॉन्स्ट्रक्शन, और विस्तरण को क्या बोल देंगे? तो एक्सपेंशन। तो मनुष्य के मतलब आहार नली के संकुचन और विस्तरण संचलन को क्या कहा जाता है? जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक क्रिया, यानी कि क्रमाकुंचन गति। हिंदी में इसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि गति इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और हिंदी में इसको बोला जाता है क्रमाकुंचन गति। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आहार नली के संकुचन और विस्तरण संचलन को क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से टोटल कल हमने 34 प्रश्नों को कवर किया था, और आज हमने जो है लगभग आपके 40 प्रश्नों के 40 से 41 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको हम आगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमको अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।